दोस्तों, आखिरकार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि यही उपचुनाव नवंबर में भी हो सकता था, लेकिन अब जाकर उपचुनाव क्यों कराया जा रहा है? इसकी कई वजह हैं, जो फौरी तौर पर आप वजह जानते होंगे तो आप कहेंगे भैया इस बीच चुनाव तो कहीं हुए नहीं, तो किसी न किसी राज्य के चुनाव के साथ चुनाव कराए जा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन आज मैं सिर्फ ये बताने और दिखाने नहीं जा रहा हूं। दरअसल आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का ऐसा डर क्या था और ऐसा जनवरी और फरवरी के शुरुआत में क्या होने जा रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी की राह कम से कम अयोध्या के इस सीट पर पूरी हो सकती है, जैसा उसे लग रहा है। एक एक खबर देकर जरा समझिएगा कि मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी की तारीख का जो ऐलान किया गया है उससे बीजेपी को कितना फायदा होने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि 5 तारीख को वोटिंग है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जो अयोध्या की सीट है। दिल्ली में भी 5 तारीख को है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, यानी 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को वोटिंग होगी दिल्ली में भी और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी। वैसे तो 20 तारीख को ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। खैर, उस वक्त जो डर था वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, क्योंकि मिल्कीपुर सीट को लेकर जो पूरी तैयारी की गई थी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। दरअसल इसमें पूरे खेल में मिल्कीपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी थी। डर इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो हाथ से ये सीट फिसल जाए और उसके बाद खेला हो जाए। लेकिन 9 विधानसभा सीटों पर जो खेल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि वो इस सीट पर भी वही काम कर सकती है, इसलिए आश्वस्त होकर यह पूरा फैसला लिया गया है। खैर, ये तो बात रही डर की, लेकिन अब फायदा क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले पढ़िए एबीपी न्यूज की खबर। मिल्कीपुर बाईपोल 2025 डेट, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, जाने कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे। तो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित अयोध्या सीट मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होगा। यह सीट सपा सांसद अवधेश प्रसाद की विधायकी से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। तमाम चीजें हैं, अब अजीत प्रसाद को बनाया है, बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है। बताया है गया है कि निर्वाचन आयोग के मुताबिक मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस चुनाव के लिए 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी, 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी और 18 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने, मेरे सहयोगियों ने और आपके अपने चैनल खबर चौक ने बताया कि अखिलेश योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर जिन 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है वो योगी कैंप से आते हैं। मैं बता ही चुका हूं, ना एनडीए के उन लोगों को पर भरोसा जताया जो मोदी शाह के खास हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भरोसा जताया गया है जो मोदी शाह के खास है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास पात्र 6 मंत्रियों को अपॉइंट किया है। वो कौन कौन है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो 2 बड़े इवेंट होने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि उन इवेंट से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है इस सीट पर और खासकर योगी आदित्यनाथ को, वो जरा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहला तो ये समझ लीजिए कि महाकुंभ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। चूंकि एक आस्था का विषय है प्रयागराज, 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, हर कोई जानता है। महाकुंभ के जरिए भारतीय जनता पार्टी, चूंकि प्रयागराज भी अगर आप देखेंगे तो एक धार्मिक स्थली के तौर पर जानी जाती है। प्रयागराज, मथुरा, काशी ले लीजिए, ऐसी अयोध्या एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। भगवान श्री राम से उनकी यादें जुड़ी हैं। वो बात अलग है कि भगवान श्री राम का नाम जिस स्तर पर आकर बीजेपी ने लिया था, पिछली बार कच्चा खा गए, लेकिन इस बार इन्हें उम्मीद है कि प्रयागराज में 13 जनवरी को जब शाही स्नान की शुरुआत होगी और श्रद्धालुओं को लेकर पहुंचाया जाएगा और जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, खास तौर पर आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन साधु संतों के जरिए कहा जा रहा है कि मुसलमानों को दूर रखा जा रहा है, उसके जरिए हिंदू मुसलमान वाला खेल खेला जा रहा है। इनके पास अयोध्या में खेलने के लिए तो बचा नहीं, तो ये यहां पर खेलकर एक प्रयास कोशिश कर रहे हैं कि एक लकीर खिंच जाए कि हम तो सबका साथ सबका विकास वाले ही हैं, लेकिन देखिए हम साधु संतों को कितना सम्मान करते हैं कि एक भी मुसलमान महाकुंभ में नहीं आ रहा है। तो ये पूरा पैक फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला है जरा उसको भी समझ लीजिए। दरअसल आपको मालूम ही है कि पिछली बार 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो बात अलग है कि जब शंकराचार्यों ने मना किया कि अशुभ मुहूर्त है, ये मत करिए वो मत करिए, लेकिन वो किया गया। इस बार उसी मुहूर्त के हिसाब से तारीख बदल गई है, लेकिन बड़ा कार्यक्रम अयोध्या के अंदर होने जा रहा है। यानी दूसरा बड़ा इवेंट होगा जो सीधे तौर पर, क्योंकि वो अयोध्या से जुड़ा हुआ है, तो अयोध्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और उस इवेंट के जरिए
खास तौर पर मिल्कीपुर को यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि आप समझिए कि हम सिर्फ यही सोचते हैं। क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने जब अयोध्या को लेकर बोला तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि हम राम के वंशज हैं और समाजवादी पार्टी बाबर के बारे में सोचती है। यही शब्दावली कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की भी थी, लेकिन फिलहाल 303 से 240 पर आ गया। इनका हाल क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। अयोध्या की जनता, मिल्कीपुर की जनता इन पर कितना भरोसा करेगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फौरी तौर पर वही खेल किया जा रहा है, यानी एक प्रयागराज के जरिए, महाकुंभ के जरिए, और दूसरा अयोध्या के अंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस मुहूर्त को हुई थी उसी मुहूर्त के हिसाब से दोबारा से पूजा पाठ किया जाएगा। एक बड़ा इवेंट होगा। मैं बार बार इवेंट शब्द पर जोर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आस्था का विषय नहीं है, ये इवेंट का विषय है। और इवेंट का विषय है ये अब हिंदू यानी सनातन परंपरा को मानने वाले लोग भी समझ चुके हैं। और यही वजह है कि इतना बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में तो हुआ ही हुआ, खास तौर पर उस शहर में हुआ जहां जिस शहर के नाम पर पूरे देश भर में इन्होंने माहौल बनाया था। यानी इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है कि बड़ा इवेंट किया जाएगा और ये इवेंट की जिम्मेदारी इस बार योगी आदित्यनाथ भरपूर तरीके से निभाएंगे। वो बात अब अलग है कि अब देखना होगा, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगने के बाद क्या ये सब किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता, तब शुभ मुहूर्त आता, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि शुभ मुहूर्त हुआ, शुभ मुहूर्त हो मुझे नहीं मालूम, अभी से कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा। लेकिन हो गया उल्टा। अब ये देखना होगा कि अब आचार संहिता तो लागू हो गई है, अब ऐसे में जो कार्यक्रम अयोध्या के अंदर होगा उसमें कौन कौन लोग शिरकत करेंगे और क्या जो आचार संहिता है उसका ख्याल रखा जाएगा। चलिए तीसरी बड़े इवेंट में बता दूं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को और भरोसा होने की उम्मीद है। खैर, तलवारें खिंची हुई हैं मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, तो हो सकता है उसका ज्यादा फायदा ना पड़े, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इसका भी एक कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता नजर आएगा। और जब वो चीज होगी तो उस पर भी ध्यान रखना होगा। दरअसल आपको मालूम होगा कि कई सालों से जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है, 1 फरवरी को बजट आता है। 5 तारीख को चुनाव है, 1 फरवरी को बजट आता है। अब उस बजट में खास तौर पर क्या व्यवस्था की जानी है, क्योंकि बात 2-3 तरीके की है। आप समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। पहला यह है कि योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है मिल्कीपुर सीट को लेकर। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अयोध्या वाली सीट पर खुद भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह वाली जो है, मोदी शाह, इन दोनों की भी साख दांव पर है कि अयोध्या तो हार गए, लेकिन मिल्कीपुर सीट अगर नहीं जीत पाए तो बड़ी फजीयत होगी, तो उस पर भी इनका फोकस रहेगा। अब ये देखना होगा कि 1 फरवरी को जब बजट आता तो उसके लिए क्या कुछ किया जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने दाव पेच अयोध्या में चले और मिल्कीपुर सीट पर चले हैं, अब तक वो सारे के सारे कमतर साबित हुए हैं। मैं फेल नहीं कहूंगा, लेकिन कमतर साबित हुए हैं, और यही कमतर समाजवादी पार्टी को तगड़ी मजबूती दे रहा है। नमस्कार।